कैटरैक्ट सर्जरी के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। आज के इस वीडियो में हम कैटरैक्ट सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। देखिए, जब कोई भी सर्जरी होती है तो इंस्ट्रूमेंट्स आंख के अंदर जाते हैं। बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, यानी कि कीटाणुओं के साथ फाइट करने की जो क्षमता होती है, उसको एक चैलेंज मिलता है। इसलिए कोई भी सर्जरी के साथ इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कॉमन है। सिमिलरली कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन होना एक सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। आजकल हम एंटीबायोटिक्स जो है जब यूज़ करते हैं, देखिए पहले के ज़माने में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे उस टाइम पे सर्जरी बहुत ही रिस्की चीज़ थी, क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा था। लेकिन आजकल एंटीबायोटिक्स के आने की वजह से सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफ़ी कम हो गया है। सर्जरी के बाद आपको जो आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं उनमें यही एंटीबायोटिक्स होते हैं और इन एंटीबायोटिक्स को आपको डिलीजेंटली ठीक से डालना है। जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे वैसे डालना है। ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको सर्जरी के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो टाइमली फॉलोअप पे आपको बुलाया जाता है, यानी कि सर्जरी के अगले दिन, उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद, उसके बाद फिर 3 या 4 हफ्ते बाद, ये फॉलोअप ड्यूरेशंस इस प्रकार से सेट की गई हैं ताकि हम आपकी आई का हीलिंग रिस्पॉन्स चेक कर सकें। तो इन फॉलोअप्स को प्लीज़ डू नॉट मिस। मैंने अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखा है जो सर्जरी के बाद कभी कभी अगले दिन आते नहीं हैं या 1 हफ्ते के फॉलोअप पे नहीं आते। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। दो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन ऑफ द आई कैन बी रियली ब्लाइंडिंग। तो आपको फॉलोअप्स मिस नहीं करने हैं, मेडिसिन मिस नहीं करनी है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन। सर्जरी के बाद आपको अक्सर बोला जाता है कि आपको पानी नहीं लगाना है, आपको नहाना नहीं है। ये सब भी इसलिए है क्योंकि जो टैप वाटर रहता है, जो हमारी टैप्स में आता है, म्यूनिसिपैलिटी का पानी रहता है, उसमें क्या इन्फेक्शन है हमें नहीं मालूम। वो कुछ ट्रीटेड वाटर नहीं होता। तो उस सब को अगर हम आँख में डायरेक्ट डालते हैं तो आँख के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ जाता है। अगर उसमें कुछ कीटाणु हुआ तो जो भी ये इंसिजन्स 2 सील्ड हैं, लेकिन इनमें फिर भी प्रोपेंसिटी रहती है कि माइक्रोब जो है, जो इन्फेक्शन करने वाला कीटाणु जो है, वो आँख के अंदर चला जाए। तो जब तक ये हीलिंग 100% नॉर्मल नहीं हो जाती तो यूजुअली 10 से 15 दिन बोला जाता है कि आपको पानी से दूर रहना है, पानी का छींटा नहीं मारना, गंदे हाथों से नहीं छूना। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉर्नियल एडिमा। अब कॉर्नियल एडिमा यानी कि पुतली के ऊपर सूजन आना, ये यूजुअली तब होता है जब हार्ड कैटरैक्ट हो, यानी कि आपने टाइमली सर्जरी नहीं करवाई। आप सर्जरी करवाने तब जा रहे हैं जब मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक गया है, या फिर कुछ केसेस में जब पुतली ऑलरेडी कमज़ोर हो। इन दोनों सिचुएशंस में आँख के अंदर जो सर्जरी का ट्रॉमा होता है उसे कॉर्निया जो है वो झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से इसमें पानी भर जाता है। तो 99% केसेस में ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, यानी कि सर्जरी के 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन रेयरली कुछ कुछ सिचुएशंस में अगर कॉर्निया ज़्यादा वीक हो, अगर आपको कैटरैक्ट के साथ साथ कुछ कॉर्निया की भी डिजीज़ हो, जिसको जैसे कि फ्यूक्स डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें कॉर्निया का जो पानी अपने में से पानी निकालने की क्षमता जो है वो कम होती है। तो ऐसे केसेस में कॉर्नियल एडिमा ठीक ही नहीं होता है। तो वो कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं। अदरवाइज़ 99% केसेस में ये कुछ ड्रॉप्स के साथ और टाइम के साथ अपने आप क्योर हो जाता है। लेकिन फिर भी इनिशियल फर्स्ट वीक जो है विजन ब्लर्ड रहेगा। तो इसलिए आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि अपने मोतियाबिंद को इतना हार्ड नहीं होने देंगे, और मोतियाबिंद हार्ड नहीं होगा, सर्जरी भी सिंपलर रहेगी, और कॉर्नियल एडिमा यानी कि पुतली में सूजन होने का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लेयर या डिस्फोटॉप्सिया, यानी कि सर्जरी के बाद कुछ एबनॉर्मल लाइट्स, कुछ एबनॉर्मल विजुअल फिनोमिनन्स दिखने। ग्लेयर जो है ज़्यादा कॉमन है कुछ स्पेशल टाइप्स के लेंजेस के साथ, जिसको हम मल्टीफोकल लेंजेस कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मल्टीफोकल लेंजेस में इस प्रकार से रिंग्स होती हैं। तो उन रिंग्स की वजह से जो लाइट है वो नॉर्मल तरीके से फोकस नहीं होती, वो काफ़ी स्कैटर भी होती है।
उस स्कैटरिंग की वजह से रात के टाइम में लाइट के आसपास ऐसे रंगीन घेरे दिखाई दे सकते हैं, रिंग्स दिखाई दे सकती हैं, फिर लाइट काफ़ी फैल सकती है। तो ये मल्टीफोकल लेंसेज में किसी किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। आजकल के जो प्रीमियम लेंसेज हैं उनमें इसका इंसिडेंस जो है वो काफ़ी कम भी हो गया है, लेकिन ये एक नोन कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपके साथ हो सकती है और आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डिस्फोटॉप्सिया। डिस्फोटॉप्सिया भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिस्फोटॉप्सिया और नेगेटिव डिस्फोटॉप्सिया। पॉजिटिव डिस्फोटॉप्सिया तो वही जो भी एबनॉर्मल लाइट्स दिखनी उसको पॉजिटिव डिस्फोटॉप्सिया बोलते हैं। नेगेटिव डिस्फोटॉप्सिया होता है आपको बाकी सेंटर में सब कुछ क्लियर दिख रहा है, कभी कभी एक साइड में ऐसे क्रीसेंट की फॉर्म में दिखाई नहीं देता, एक हल्की सी ब्लैक शैडो दिखाई देती है। तो ये भी हम जो लेंस डालते हैं आई के अंदर, उसके एज से जो लाइट बेंड होती है उसकी वजह से ये एज इफेक्ट होता है, लाइट का एज का इफेक्ट होता है। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे लेंस के ऊपर की जो झिल्ली रहती है वो थोड़ी ओपेसिफाई हो जाए, ये कम हो जाता है। ये जो ब्लैक क्रीसेंट जैसा एरिया जहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये क्रीसेंट जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। एंड इवेंचुअली हमारा जो न्यूरो अडेप्टेशन यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है एंड ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। नेक्स्ट वी कम टू इस सर्जरी के दौरान होने वाली एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जिसके बारे में आपको एज अ पेशेंट पता होना चाहिए, और वो है पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर यानी कि PCR। तो सर्जरी के दौरान जैसे आपको मालूम है कि हम आँख के अंदर की जो लेंस की थैली है उसमें से मोतियाबिंद का लेंस हटाकर उसी में हम आर्टिफिशियल लेंस जो है वो डालते हैं। लेकिन कभी कभी सर्जरी के दौरान वो थैली जो है वो फट जाती है। अब फटने के भी दो रीज़न्स हो सकते हैं, या तो वो थैली पहले से ही कमज़ोर थी जैसे कि पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट में होता है, या फिर सर्जरी के दौरान कुछ और इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो थैली जो है वो फट गई। अब क्या होगा कि थैली के अंदर लेंस डालने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो लेंस प्रॉमिस किया गया है वो कभी कभी नहीं डाल पाते, या फिर वो लेंस डालना जो है आँख के लिए रिस्की होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसका इंसिडेंस काफ़ी कम है। एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स के साथ इसका इंसिडेंस लेस देन 1% है, लेकिन फिर भी दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी, जो कि आपको एज अ पेशेंट पता होना चाहिए कि ये भी एक इंसिडेंट है जो हो सकता है, दो द इंसिडेंस इज़ वेरी रेयर। कभी कभी अगर मोतियाबिंद का सर्जरी कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो लेंस है वो कभी कभी आंख के पीछे भी जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक सेकंड सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उस सेकंड सर्जरी को रेटिनल सर्जरी बोलते हैं, यानी कि रेटिना की सर्जरी कर भी वो मोतियाबिंद को निकालना पड़ सकता है। कभी कभी सेम सिटिंग में लेंस नहीं डाल पाते और फिर आपको सेकेंड सिटिंग के लिए बुलाया जाता है लेंस डालने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर में हो सकती है। नेक्स्ट वी कम टू सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा यानी कि आंख के अंदर सूजन होना। जो हमने पिछला केस किया था वो कॉर्नियल एडिमा था, यानी कि आंख की पुतली पर सूजन होना। सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा आंख का जो पर्दा है, रेटिना है, उसके अंदर जब सूजन हो जाती है उसे बोला जाता है। अब ये कब ज़्यादा होती है? नंबर 1, अगर सर्जरी के दौरान ड्यूरेशन ज़्यादा था या कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप की सर्जरी अगर हुई थी तो उन केसेस में सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा होने का रिस्क ज़्यादा है। सेकेंड है, अगर आपके ब्लड शुगर्स फ्लक्चुएट करते हैं, अनकंट्रोल्ड हैं और आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी ऑलरेडी है, तो उन केसेस में भी सर्जरी के बाद आंख के अंदर एडिमा होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डिजीज़ हैं लाइक यूवियाइटिस के साथ कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट है, तो उन केसेस में भी आंख में इन जनरल इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है एंड हेंस आंख में पर्दे में सूजन होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो यूजुअली ये जो सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा है इसके लिए सिर्फ ड्रॉप्स दिए जाते हैं माइल्डर केसेस के लिए। ये विजन को भी इफ़ेक्ट करता है, ड्रॉप्स के साथ यूजुअली ये ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी केस में इंजेक्शन या फिर बहुत एडवांस्ड केस में रेटिना की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वी कम टू डीसेंट्रेशन या रोटेशन ऑफ द लेंस, यानी कि अगर सर्जरी के दौरान जो लेंस का थैली जो है वो अगर ठीक से ना बैठा हो तो लेंस अपनी जगह से थोड़ा हिल सकता है, जहाँ पे हमने पार्क किया था वहाँ से हिल सकता है। सेकेंड इंसिडेंस है कि अगर आपको टोरिक लेंस डाला गया, यानी कि हमने जैसे डिस्कस किया था एक टोरिसिटी नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि आपका कॉर्निया का शेप जो है वो हर डायरेक्शन में फुटबॉल होने की बजाय रग्बी बॉल का जैसा है, यानी कि हर डायरेक्शन में उसका कर्वेचर एक जैसा नहीं है, एक एक्सिस में उसका कर्वेचर ज़्यादा है। तो ऐसे
केसेस में सिलेंड्रिकल पावर को करेक्ट करने के लिए हमें टोरिक लेंस डालना पड़ता है। कभी कभी कुछ लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या सर्जन फैक्टर की वजह से जो टोरिक लेंस है वो अपनी एक्सिस से रोटेट हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, विजन जो है थोड़ा कम हो जाता है, चश्मे का नंबर आने लग जाता है। यानी कि सपोज करो कैलकुलेटेड था कि लेंस को 90 डिग्रीज पे डालना है, बट ड्यू टू सम फैक्टर लेंस जो है वो 90 से हिलकर 60 पे चला गया या 45 पे चला गया। तो ऐसा अगर हो कि लेंस अपनी जगह से थोड़ा हिल जाए तो विजन कम हो सकती है। तो इस केस में एक सेकेंड सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है लेंस को अपनी जगह पे वापस लेके आने के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा है कि लेंस बिल्कुल अपनी जगह से हिला हुआ है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी सेम लेंस को सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हो पाए तो लेंस को एक्सचेंज भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वी कम टू यूवाइटिस, यानी कि आँख के अंदर सूजन आना। कैटरैक्ट सर्जरी के बाद कभी कभी हमारी बॉडी जो है वो लेंस के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आँख में परसिस्टेंट सूजन हो जाती है। या फिर सर्जरी के दौरान कुछ मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके अगेंस्ट सूजन हो सकती है। या फिर इन जनरल बॉडी जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी हो जाती है, यानी कि जिनको पहले पास्ट हिस्ट्री ऑफ यूवाइटिस था, यानी कि यूवाइटिस की वजह से ही कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट था, उन केसेस में भी सर्जरी के बाद यूवाइटिस का वापस बढ़ना, वापस फ्लेयर अप होना कॉमन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रेटिनल डिटैचमेंट। जब कैटरैक्ट सर्जरी होती है तो आँख के अंदर जो ये आँख के इस हिस्से में जो जेल होती है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, उस विट्रस में कुछ कुछ चेंजेस होने लगती हैं। उस चेंजेस की वजह से ये जो आँख का पीछे का पर्दा है ये अपनी जगह से थोड़ा हिल सकता है। स्पेशली ये ज़्यादा कॉमन तब है जब कुछ अनट्रीटेड ब्रेक हो। ये ब्रेक जो है वो सर्जरी से पहले भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी यूजुअली ये डिटेक्ट हो जाता है। अगर सर्जरी से पहले ही ब्रेक हो तो अगर कैटरैक्ट माइल्ड हो तो ये डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन कैटरैक्ट बहुत हार्ड हो तो कभी कभी ये पर्दा ठीक से दिखता नहीं है। ऐसे केस में अगर कोई ब्रेक हो और वो इवैल्यूएशन में मिस हो गया हो तो सर्जरी के बाद रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। या फिर इन जनरल कुछ ब्रेक नहीं हो, जस्ट बिकॉज सर्जरी के बाद जो विट्रस में चेंजेस होती हैं उसकी वजह से भी रेटिना अपनी जगह से हिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए यूजुअली 6 वीक्स या 3 मंथ्स फॉलोअप पे बुलाया जाता है। इन फॉलोअप्स को भी आपको मिस नहीं करना है। जो स्पेसिफिकली हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनके रेटिना में कुछ होल्स होता है, उनका 6 वीक्स और 3 मंथ्स पे रेटिना वापस से चेक किया जाता है, ताकि अगर कुछ भी ऐसा लीजन है जो कि रेटिनल डिटैचमेंट करवा सकता है उसको टाइमली ट्रीट किया जा सके। अगर रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी के बाद होता है तो दिस अगेन नीड्स अनदर सर्जरी, अ रेटिना सर्जरी, ताकि ये रेटिना जो डिटैच्ड है उसको वापस सेटल किया जा सके। नेक्स्ट इज़ विट्रस हेमरेज। ये भी अगेन जो सर्जरी के बाद विट्रस बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कुछ कुछ ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं जो कि आँख के अंदर ब्लड भर सकता है। अगेन दीज बोथ थिंग्स आर रेयर, लेकिन फिर भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सर्जरी के बाद हो सकती हैं और ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ग्लॉकोमा। सर्जरी के बाद इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर इन जनरल सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से आई के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से नस के ऊपर प्रेशर आ सकता है। इस सिचुएशन को हम ग्लॉकोमा बोलते हैं। इसके लिए भी ड्रॉप्स, मेडिसिन, टैबलेट्स या इंजेक्शंस इस फॉर्म में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हम चलते हैं लेट ऑनसेट कॉम्प्लिकेशंस की। अभी तक जो हमने की थी वो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस थी और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस थी। अभी ये जो है दैट इज़ पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, ये काफ़ी कॉमन है। यानी कि अगर आप बोलो तो ऑलमोस्ट 50 to 60% केसेस में ये ऐसा होता है। स्पेशली अगर जो लोअर एंड के लेंसेज रहते, जो हाइड्रोफिलिक टाइप के लेंसेज रहते हैं, उनके बाद ये ज़्यादा कॉमन होता है। तो लेंसेज जो है वो 2 ब्रॉड कैटेगरी के होते हैं उनके मटेरियल के हिसाब से। एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफिलिक लेंसेज हैं उन केसेस में पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जब सर्जरी हुई, सर्जरी के 1, 2 या कभी कभी 5 साल के बाद लेंस के पीछे एक झिल्ली आने लगती है। उस कंडीशन को हम आफ्टर कैटरैक्ट बोलते हैं। और ये आफ्टर कैटरैक्ट की वजह से लेंस जो है वो वापस से धुंधला हो जाता है, रोशनी वापस से कम हो जाती है। लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट या सीरियस चीज़ नहीं है। अगर ये ऐसा होता है तो एक लेज़र के साथ ये लेंस का छोटा सा हिस्सा जो है, इसको लेंस का जो सेंट्रल हिस्सा है इसको साफ़ कर दिया जाता है और विजन जो है वापस से रिकवर हो जाता है। हाइड्रोफिलिक टाइप के लेंसेज में ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हाइड्रोफोबिक लेंसेज में भी ये हो सकता है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स है यंगर एज। अगर आपका सर्जरी छोटी उम्र में हुआ है
तो ये ओपेसिफिकेशन होने का रिस्क ज़्यादा है। या फिर आँख में अगर किसी भी तरह का कोई सूजन या स्वेलिंग है, अगर कुछ ऐसा है तो उन केसेस में भी ओपेसिफिकेशन होने का रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। बट अगेन दिस थिंग इज़ ईजिली ट्रीटेबल। नेक्स्ट वी कम टू IOL ओपेसिफिकेशन। अगर सर्जरी के बाद कुछ और सर्जरीज हुई हैं, जैसे रेटिना सर्जरी हुई है, कॉर्निया की सर्जरी हुई है, तो उन केसेस में आई के अंदर कुछ सब्सटेंस डाला गया है, यानी कि गैस डाला गया है या ऑयल डाला गया है, तो ये वो चीज़ें हैं जो सर्जरी के बाद यूजुअली आंखों में डाली जाती हैं। तो इन सब्सटेंसेस की वजह से कभी कभी ये सब्सटेंसेस जो हैं वो लेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और लेंस के ऊपर कुछ डिपॉजिट्स आने लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं IOL ओपेसिफिकेशन। या कभी कभी कुछ स्पेसिफिक लेंस मटेरियल है वो भी जब आँख में काफ़ी देर तक रहता है तो टेम्परेचर चेंज की वजह से उसमें कुछ ओपेसिफिकेशन आने लगती है। और ये जो IOL की ओपेसिफिकेशन है ये यूजुअली इतने सिम्टम्स नहीं देती जब तक कि ये बहुत एडवांस्ड ना हो जाए, और जब एडवांस्ड हो जाए और रोशनी कम करने लगे तो उन केसेस में इस लेंस को आंख में से निकाल कर दूसरा लेंस डालना पड़ सकता है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस जो मुझे लगता है आपको सर्जरी से पहले मालूम होनी चाहिए। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आप जो कंसेंट साइन करते हैं सर्जरी से पहले उसमें भी मेंशन रहती हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जब सर्जरी के साथ के लिए जाएं आप इन सारी चीज़ों के साथ अवेयर हों, आपको मालूम हो कि क्या क्या नॉर्मल हो सकता है। दो कैटरैक्ट सर्जरी आज के ज़माने में बहुत सिंपल और बहुत ही एफिशिएंट और सेफ़ हो चुकी है। कॉम्प्लिकेशन का रिस्क जो है वो हार्डली 5% है, लेकिन फिर भी उन 5% में भी क्या क्या हो सकता है वो सब इस वीडियो में मैंने समराइज़ किया है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So this was Dr. Sunshine, illuminating lives with clarity of vision. धन्यवाद।